एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। 1 मार्च को जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसके ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च से शुरू हो जाएंगे। इसी के संदर्भ में जो साइंस टीचर की वैकेंसी है, उसकी तैयारी, जूनियर शिक्षक भर्ती में विज्ञान शिक्षक की तैयारी के लिए हम पूरे सिलेबस को इस चैनल पर डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू SCERT बुक्स, जो भी इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। उसी के लिए आज मैंने साउंड चैप्टर को, ध्वनि को लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ध्वनि या साउंड से हम लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, जानते हैं। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जो भी चीज़ें हम कानों से सुन पाते हैं वो सब क्या है, ध्वनि है। अगर एक चीज़ बोली जाए कि ध्वनि एक सेंसेशन है, अनुभूति है, उसे वो हमें दिखाई नहीं पड़ती, बट हम उसे महसूस करते हैं, फील करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सराउंडिंग और हमारे कान के बीच में वायु होती है, एयर होती है, जिसमें ट्रेवल करके ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। मतलब ध्वनि के ट्रेवल करने के लिए या ध्वनि के चलने के लिए, गमन के लिए उसे एक माध्यम की ज़रूरत होती है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है जिसका अनुभव हम कानों द्वारा करते हैं। ध्वनि सदैव कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है, मतलब बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। कंपन का मतलब है जो भी एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कण हैं, वो अपनी एनर्जी को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को एक कण से दूसरे कण में ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे उनके बीच में कंपन स्टार्ट हो जाता है और एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि हमें सुनाई पड़ता है। सो हमेशा याद रखिएगा, ध्वनि सदैव कंपन के द्वारा ही उत्पन्न होती है, बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि मंदिर में घंटे बजाओ तो जब घंटे पर चोट पड़ती है तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। सारंगी, वायलिन, सितार, इनसे भी एक ध्वनि उत्पन्न होती है क्योंकि हम इनके तारों को छेड़ते हैं या और जिससे तारों को छूने से इनमें एक वाइब्रेशन, एक कंपन स्टार्ट होता है जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार किसी माध्यम में किसी ध्वनि स्रोत द्वारा, देखिए ध्वनि तभी उत्पन्न होगी जब किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस होगा, विक्षोभ होगा। हम किसी चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे, घंटा मंदिर में टंगा हुआ है, शांत है, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ क्योंकि उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुआ। हमने जब उसको थोड़ा सा हिलाया, उसमें एक डिस्टर्बेंस, एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन की वजह से। सबसे पहले कंपन उसमें उत्पन्न होता है, फिर ध्वनि उत्पन्न होती है जो हमें सुनाई पड़ती है। ये जो कंपन है या कंपन उत्पन्न होने की स्थिति है, 2 तरह की हो सकती है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ का मतलब है कि कंपन लंबवत, मतलब ऊपर नीचे की तरफ गति कर रहे हैं, या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति में गति कर रहे हैं। इसको हम डिटेल में आगे ही डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा कि जो कंपन होंगे या जो तरंगे उत्पन्न होंगी इनसे, वो 2 तरह की होंगी, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य तरंगे। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ध्वनि वस्तु से हमारे कानों तक वायु में चलकर पहुंचती है। यदि वस्तु और कानों के बीच वायु ना हो तो ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती। मैंने अभी बताया कि विदाउट एनी मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। ध्वनि के चलने के लिए, गमन पथ के लिए, उसके संचरण के लिए हमें एक माध्यम की ज़रूरत होती है। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि निर्वात में होकर ध्वनि नहीं चल सकती। नेक्स्ट, एक चीज़ और कि ध्वनि एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। जैसे प्रकाश और विद्युत है, उसी तरह से ध्वनि भी एक ऊर्जा है। आगे देखते हैं ध्वनि का संचरण। ध्वनि प्रत्येक माध्यम, ठोस, द्रव, गैस में चल सकती है। ठोसों में ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गई, उसमें अगर आप मारेंगे तो उससे आवाज़ उत्पन्न होगी। द्रव में भी
ध्वनि उत्पन्न होती है गैसों से। मतलब ध्वनि के संचरण के लिए इन तीनों ही माध्यमों की आवश्यकता होती है। आगे एक चीज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ठोस, द्रव, गैस, इसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है और द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोस में होती है, फिर द्रव में और गैस में। नेक्स्ट, ध्वनि किसी माध्यम में तरंगों के रूप में चलती है। कंपन करने वाली वस्तु की हलचल या गतिज ऊर्जा, आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि किसी भी वस्तु के गति करने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, क्योंकि उसकी गति की वजह से वो ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है। तो कंपन करने वाली वस्तु की हलचल या गतिज ऊर्जा कणों के द्वारा, मैंने जैसा आपको बताया था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। मतलब वो कण एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जाते हैं, अपनी एनर्जी को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। एक कण अपने पास वाले कण को अपनी ऊर्जा देगा, फिर उसके बाद पास वाला उसको अपनी ऊर्जा देगा। सो इस तरह से ये टीम वर्क करते हुए अपनी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं, जिसे हम तरंग कहते हैं। तरंग माध्यम में होने वाला वह हलचल है जो बिना रूप बदले माध्यम के कणों के द्वारा एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए वो अपना कोई भी रूप नहीं बदलते, बस अपनी एनर्जी को एक कण से दूसरे कण में, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र करते हुए अपने जो ट्रेवल है उसको पूरा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट, तरंग का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तरंग का किस तरह का माध्यम है, मैंने भी आपको बताया, ठोस, द्रव, गैस, तीन है। तो तरंग का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर ठोस है तो तरंग का वेग या उसकी चाल सबसे ज़्यादा होगी, और अगर गैस है तो सबसे कम होगी। तरंगों के प्रकार, तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें जिन्हें हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंगें जिन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें, जिन तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के ऊपर नीचे अर्थात लंबवत कंपन करते हैं। मतलब इसमें केवल तरंग जो उत्पन्न होगी वो ऊपर नीचे ही उत्पन्न होगी, मतलब तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, कंपन करेगी। उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ये आप एक फिगर देख पा रहे होंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये एक पानी तालाब है जिसमें पत्थर फेंक के मारा गया है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंगें हमेशा जल की सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं, केवल जल की सतह पे। जल मतलब द्रव की सतह पर, जो जल है वो लिक्विड है, तो हम एक जनरल फॉर्म द्रव बोलेंगे। द्रव की सतह पे उत्पन्न की जा सकती हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें सर्कुलर तरंगें, मतलब एक गोल गोल तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। ये तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रही हैं और इस तरह से पूरे तालाब में एक हलचल पैदा हो रही है। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इसको ज़रूर याद रखिएगा, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं। ये एक फिगर के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जब अनुप्रस्थ तरंगें चलती हैं तो ये ऊपर नीचे गति करती हैं। आप देख रहे होंगे ये ब्लू कलर का, ये इसका नीचे वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग। इन्हें हम गर्त और श्रृंग कहते हैं। जो नीचे दबा हुआ होता है उसे हम गर्त कहते हैं, और जो ऊपर उठा हुआ है उसे श्रृंग कहते हैं। मतलब श्रृंग और गर्त बनने की प्रक्रिया केवल अनुप्रस्थ तरंगों मतलब ट्रांसवर्स वेव में होती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। एक गर्त से दूसरे गर्त तक की दूरी, एक मिनट रुकिए मैं कलर ले लूँ दूसरा। एक गर्त से, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आप देख पा रहे हैं, इसको हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऐसा नहीं है एक गर्त से दूसरे गर्त तक की, एक श्रृंग से
मैं दूसरा, ये एक श्रृंग है और ये इसका दूसरा श्रृंग है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तरंगदैर्घ्य मतलब वेव लेंथ ही है। तो आप चाहे ये कह दीजिए कि एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग तक की दूरी, या फिर एक गर्त से दूसरे गर्त तक की दूरी को उसकी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यही मैंने आपको बताया, एक गर्त से अगले गर्त या दूसरे गर्त तक की दूरी को, एक श्रृंग से अगले श्रृंग या अगले गर्त तक की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब एक श्रृंग या गर्त, पीछे फिगर में मैं भी आपको फिर से समझाती हूँ। एक श्रृंग या गर्त या दूसरे श्रृंग या गर्त पहुँचने में जो समय लगता है, मतलब यहाँ एक श्रृंग, यहाँ से एक श्रृंग से एक गर्त से दूसरे गर्त तक पहुँचने में जितना टाइम लगता है t, वो उसे हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। उसे हम आवर्तकाल करते हैं। किसको पहुँचने में? तरंग को पहुँचने में। तरंग एक जो निश्चित समय है, एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग तक या एक गर्त से दूसरे गर्त तक पहुँचने में जितना समय लगाती है उसे हम उसका आवर्तकाल कहते हैं। उसके उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण है अनुप्रस्थ तरंगों के। शांत जल में पत्थर फेंकने पर जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, सितार, वायलिन, सारंगी के तार में उत्पन्न तरंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंगे उन ठोस में उत्पन्न होती हैं जिनमें दृढ़ता हो, रिगिडिटी हो। वायलिन, सितार, इन सब के तार बहुत ही दृढ़ बंधे हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए इनमें जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंगें भी अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अनुप्रस्थ तरंगों से रिलेटेड हैं। अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में उत्पन्न हो सकती हैं, जैसा मैंने अभी बताया, जिनमें दृढ़ता हो। गैसों में उत्पन्न नहीं की जा सकती क्योंकि उनमें दृढ़ता नहीं होती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि अनुप्रस्थ तरंगें कि गैसों में उत्पन्न नहीं होती, गैस में उत्पन्न नहीं होती क्योंकि उनमें दृढ़ता नहीं होती है। और द्रव में अनुप्रस्थ तरंगें उनके भीतर नहीं होती, इस भीतर नहीं होती, केवल उनके तल पर ही उत्पन्न हो सकती हैं। और एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये, इनमें दाब तथा घनत्व में परिवर्तन नहीं होता। इस पॉइंट को ज़रूर याद करके रखिएगा, इनमें दाब तथा घनत्व में परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं। अब आती हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुदैर्घ्य तरंगें जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। मैं एक चीज़ आपको बोलूँ, जब भी क्वेश्चन आएगा कि ध्वनि तरंगें हैं, आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे जिनमें दो ऑप्शन होंगे, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अनुदैर्घ्य तरंगें। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी इसके कराऊंगी जिनमें ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगें जो हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंगें ठोस, द्रव, गैस तीनों ही माध्यमों में उत्पन्न हो सकती हैं। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें जिन तरंगों में माध्यम के कण चलने की दिशा के अनुदिश, तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश अर्थात इधर उधर कंपन करते हैं, उन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं। इस चीज़ को आप बेहतर तरह समझ पाए होंगे। मतलब ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, अब ये अपनी इस तरफ भी गति कर रहा है और इधर भी गति कर रहा है। मतलब तरंग चलने की दिशा के अनुदिश आगे पीछे, मतलब ये पार्टिकल्स आगे पीछे गति करेंगे, उस स्थिति को हम अनुदैर्घ्य तरंगें कहेंगे। उन तरंगों को हम अनुदैर्घ्य तरंगें कहेंगे। जैसे आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे फिगर, स्वरित्र, इसमें जब इसको हिलाया गया तो कुछ इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। जब ये कंप्रेस हुआ, ये दोनों तीर आप देख रहे हैं, जब कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने के बाद जब ये फिर से ओपन होगा, कंप्रेस हुआ तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो स्थिति है, जो इसमें कंपन उत्पन्न हुई, तरंगें उत्पन्न हुई, वो दूर दूर हुई। फिर जब ये फिर से फैला, ये आपने देखा फिर से फैला, तो इस तरह की कुछ स्थिति बनी जब ये पास पास आए। इसका मतलब ये है कि कंप्रेस होने पे या दबाव पड़ने पर जब ये दोनों ऐसे आते हैं तो दबाव कम हो जाता, दाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये दूर दूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? विरलन कहते हैं। और जब
दबाव ज़्यादा होता है तो तरंगे पास पास आ जाती हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। जैसे हमने अनुप्रस्थ तरंगों में ये पढ़ा था कि उसमें श्रृंग और गर्त बनते हैं, उसी तरह से अनुदैर्ध्य तरंगों में भी संपीड़न और विरलन बनते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये एक फिगर है जिसमें ये स्प्रिंग है। दोनों ही स्थितियाँ सेम हैं, दोनों ही एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडनल वेव के हैं। इसमें कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ऑफ स्प्रिंग। कंप्रेशन का मतलब है कि संपीड़न और रेयरफैक्शन का मतलब है विरलन। कंप्रेशन क्या है, जब चीज़ें पास पास आ रही हैं, जैसे ये क्या है, कंप्रेशन है, संपीड़न। और रेयरफैक्शन क्या है, ये स्थिति रेयरफैक्शन की मतलब विरलन की। अब प्रकाश में अभी आप पढ़ेंगे विरल माध्यम, सघन माध्यम, थोड़ा सा वहाँ से रिलेट करके रखिएगा। तो ये एक वही स्वरित्र है जिसको हिलाया गया और इस तरह की संपीड़न और विरलन बनने की, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनने की स्थितियाँ उत्पन्न हुई। नेक्स्ट, वही मैंने इसमें समझाया हुआ है, जब स्वरित्र की भुजाएं पास पास आ जाती हैं तो उसे संपीड़न कहते हैं, और जब दूर दूर जाती हैं तो उनमें विरलन उत्पन्न होते हैं। ये तरंगों के चलने की दिशा में आगे बढ़ती रहती हैं। वायु में ध्वनि तरंगें सदैव अनुदैर्ध्य, वायु में ध्वनि तरंगें सदैव अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में उत्पन्न होती हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। वायु में ध्वनि तरंगें सदैव अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगें गैसों में उत्पन्न नहीं होती। देखा था आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। नेक्स्ट उदाहरण है, इस स्प्रिंग के एक सिरे को दृढ़ाधार से बांध कर खींचना, फिर स्वरित्र को हिलाना, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है जिसमें ये इस व्यक्ति ने एक डोरी को पेड़ से बांध दिया है और उसको ऊपर नीचे हिला रहा है। आप इस फिगर को देख करके इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वेव का है, क्योंकि इसमें ये ऊपर नीचे की तरफ गति कर रहे हैं। ये देखिए, ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, मतलब इनमें ये जो है ये श्रृंग है और ये जो स्थिति है ये गर्त की स्थिति है। तो ये अनुप्रस्थ तरंगों के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, ये भी अनुप्रस्थ तरंग का ही एग्जाम्पल है। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो इस चीज़ को लिया। ये देखिए, इसके तार जो हैं वो दृढ़ता से बंधे हैं, रिगिडिटी है उनमें, जिसकी वजह से उनमें अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। अब अनुदैर्ध्य तरंगों के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें सभी प्रकार के माध्यमों, ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न की जा सकती हैं। इसमें दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है। जो अनुप्रस्थ तरंगें थी उनमें दाब तथा घनत्व में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगों में दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन मतलब संपीड़न और विरलन की दशाएं या स्थितियां उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है आयाम, जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। फिलहाल के लिए अभी इतना ही रहने देते हैं, आगे को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।